Hello everyone. Today I will teach you new chapter, new topic, chapter number 7 aggregate demand and related concept. तो बेटा जो ये टॉपिक आज मैं आपको करवा रही हूँ टुडे न्यू टॉपिक बेटा इज़ योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट चैप्टर इज़ योर चैप्टर नंबर 8 उसके रिगार्डिंग जो हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है उसके रिगार्डिंग भी ये टॉपिक हमारा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली में होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर एंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, यानी जो भी खर्चे आप कर रहे हो किसके लिए, क्रिएट करने के लिए एक नई कैपिटल एसेट्स। इसके अंदर बेसिकली जो भी आप खर्चे कर रहे हो किस चीज़ के रिगार्डिंग खर्चे कर रहे हो, आप मशीनरी या फिर आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो या कोई इक्विपमेंट या मटेरियल, ये सारे खर्चे जो इसके हेल्प से आपकी एक नई कैपिटल एसेट क्रिएट होगी तो वो क्या कहलाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसके बेसिकली जो लीड करती है जिसके कारण आपकी इंक्रीज होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, इसके कारण क्या होते हैं विच लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली आपकी टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट वन इज योर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी डिपेंड करती है किस पर, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर, कि जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, आपके इनकम लेवल को। ठीक है, यानी बेसिकली इस पर क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट है जिसके वो किस पर डिपेंड होती है, आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, आपके इनकम लेवल को। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी इनकम कैसी इनकम होती है, इनकम इन इलास्टिक, यानी जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आप क्या कर दोगे, इंक्रीज करते चले जाओगे। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्रामेटिक के द्वारा स्टडी करते हैं बेटा। डायग्रामेट देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस वन इज योर ओ, दिस वन इज योर एक्स एंड दिस वन इज योर वाई। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक ये कंजम्पशन क्या है, ये ओ वाई क्या है, कंज्यूमर ने जो एक उसने इन्वेस्ट किया है, ओ वाई इनकम लगाई है, तो ओ एम क्या है, इतनी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में किया है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी मशीनरी की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में, इक्विपमेंट की फॉर्म में या रॉ मटेरियल की। अब उसके बाद क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम राइज होगी, ओ वाई से राइज होकर कितना हो गया, वाई से वाई वन। ये देखिए भाई इनकम में हमने इतना राइज किया तो उसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, राइज हुआ है। तो एम से पॉइंट कहाँ चला गया हमारा, M1 और वाई से Y1। जैसे हमने इंक्रीज़ किया किसके अंदर, इनकम के, राइज इन इनकम, इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ा कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, OM to OM1। तो ये है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जिस पर डिपेंड होता है हमारा प्रॉफिट पर, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, हम प्रॉफिट के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस करती है हमारी इनकम लेवल को, जैसे जैसे इंक्रीज होती है हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। इनकम कैसी होती है आपकी, इलास्टिक, स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है लेफ्ट टू राइट। क्लियर, ये था बेटा आपके किसके रिगार्डिंग, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है किसका, चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, यानी हमारी इनकम में चाहे कितना ही चेंज आ जाए उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी हमारी इनकम 100 करोड़ से 800 करोड़ भी हो जाए लेकिन वो हमारी इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ रहेगी। इट इज़ नॉट इंड्यूस सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव, इसका मेन पर्पज़ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो बेसिकली किसके लिए लेके गए हैं, सोशली वेलफेयर। तो इनकम कैसी है आपकी यहाँ पर, इनकम इन इलास्टिक है। क्लियर,
और इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता चेंज इन इनकम। बेसिकली जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए, आपकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में जो भी फ्लाईओवर बना दिए, कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रोड, डैम, ब्रिज, तो ये सारी चीज़ों के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड किस पे होती है, आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो ये बेसिकली आपकी चेंज कब होती है, जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजमेंट आए या न्यू सोर्सेज या आपकी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, तभी इसके अंदर चेंजमेंट आता है। ठीक है, ये था आपका ऑटोनॉमस। अब चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा स्टडी करते हैं। तो ये आपका ओ एक्सिस पर क्या है, आपकी इनकम है, ओ वाई पर क्या है बेटा, आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर क्या थी, जब कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, देखिए जब कंज्यूमर की इनकम ओ वाई थी तब कंज्यूमर ने कंजम्पशन कितना किया, ओ आई। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़कर ओ वाई वन हो गई है तो कंजम्पशन कितना है, तभी भी कंजम्पशन सेम, इन्वेस्टमेंट उतनी है। ये पहले कंजम्पशन था, अब इनकम इंक्रीज हो गई है लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, एज इट इज़ है। तो ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैरेलल होती है। किसके पैरेलल है बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिखाई दे रही है ना आपको, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की क्या है, ये पैरेलल लाइन होती है। क्लियर। अब चलिए स्टडी करते हैं दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस। तो बेसिकली जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है आपके किसके लिए लेकर चल रहे हैं हम, प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोशली वेलफेयर के लिए होते हैं। आपकी इनकम कैसी है, आपकी इनकम इलास्टिक है, जैसे जैसे इनकम राइज होगी आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी राइज होगा। इसमें क्या होगा, इनकम कैसे है, इलास्टिक है, चेंज इन लेवल का कोई इफेक्ट नहीं। आपका इंड्यूस में इन्वेस्टमेंट में स्लोप कैसा है बेटा, अपवर्ड स्लोप है। ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है ना, डायग्राम अगर बनाओगे तो ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज होती है और ये गवर्नमेंट। तो दोनों का डायग्राम आप बना के बता सकते हो। ये है आपका, ये जो बनाओगे ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है, आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और ये वाली आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है, आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आप डिनोट कर दोगे आई। क्लियर। तो ये था आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे कौन कौन से डिटर्मिनेट होते हैं किसके, आपके इन्वेस्टमेंट के। देखिए भाई, हम स्टडी कर रहे हैं केनजियन थ्योरी की। केनजियन ने जब अमेरिका के अंदर डिप्रेशन आया था तो उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट की डिटर्मिनेट बताई थी, न्यू प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे। फर्स्ट वन इज योर MEI एंड सेकेंड वन इज योर ROI। ठीक है, 2 फैक्टर है, फर्स्ट वन इज योर MEI और सेकेंड वन इज योर ROI, ये 2 फैक्टर। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, वन बाई वन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर MEI। MEI क्या होता है बेटा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जब हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जब हमने कहीं पर भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तो उससे हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस हमें मिलेगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस पर भी हमारे 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर सप्लाई प्राइस, सेकेंड वन इज योर प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो सप्लाई प्राइस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू एसेट। कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की एक न्यू एसेट की। जैसे कि आप सपोज कीजिए एक नई कैपिटल एसेट है, या तो उसे सप्लाइड किया जा रहा है या रिप्लेस। जैसे कि एक मशीन थी 10,000 की, पुराने की जगह नई मशीन आई है 10,000 रुपये, उसको क्या हुई है, सप्लाई प्राइस। सेकेंड वन इज योर प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है बेटा, ये क्या होता है, ये आपका नेट रिटर्न होता है या नेट ऑफ ऑल कॉस्ट होता है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक मशीन की एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे इतना यील्ड रिसिप्ट हो जाएगा
और रनिंग एक्सपेंसेस को रन करने में हमें 200 रुपीज़ का एक्सपेंस होगा, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड में से हमारा एक्सपेक्टिव में से 200 रन एक्सपेंसेस घटाओगे तो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकल आ गया 1000। MRE कितना हो गया 1000, हमारा ये है मशीन की क्या है 10,000 इंटू में 100, तो हमें MEI वैल्यू पता लगे कितनी 10%। अब उसके बाद है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं ROI। ROI क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, यानी जो मनी हम बाहर से बोरो करते हैं फाइनेंसिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा किस किस के बिटवीन में, ROI और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट के बिटवीन में, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा आपकी ROI हाई होगी, इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, स्पेंड विल बी लेस, ठीक है, वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। अगर आपकी ROI लेस है तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी हाई। अब हम कंपैरिजन करते हैं किसके बारे में, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा MEI और ROI के बिटवीन में। देखिए हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड होता है, जब हमारी क्या हो, हमारी MEI ग्रेटर देन हो ROI से, ठीक है, जब वो ग्रेटर होगी MEI ROI से तभी हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर है बेटा, वो पे कर रहा है टू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ROI कितना है उसका, ROI है उसका 12%, और उसने लोन लिया है एक्वायर्ड बाय हिम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, और उसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, MEI उसकी कितनी है, MEI है 20%, यानी आपकी MEI इज़ ग्रेटर देन ROI। तो वो कब तक स्पेंड करता चला जाएगा, यानी MEI जब तक ROI, यानी जब तक वो इन्वेस्टमेंट करना इंटरेस्टेड, यानी 19, 18, 17, यानी जब तक वो 12 = 12, यानी तब तक वो क्या करता चला जाएगा, स्पेंड करता चला जाएगा। अब उसके बाद है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ex-ante एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ज़रा बेटा थोड़ा सा और फोकस करना, इस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना बेटा। ex-ante का मतलब है बेटा, मैंने इससे पहले वाली जो स्टार्टिंग वाली एग्रीगेट डिमांड थी उसमें भी बताया था, ex-ante का मतलब क्या होता है, प्लान्ड या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और एक्सपोस्ट क्या होता है, एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू। ex-ante समझ लेना, याद कर लेना क्या है, होता है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड होता है, पोस्ट क्या होती है, एक्चुअल या रियलाइज्ड वैल्यू। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, ex-ante सेविंग और ex-ante इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जो हमारी ex-ante सेविंग होती है वो रेफर करती है अमाउंट ऑफ सेविंग विच द हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल, यानी अमाउंट ऑफ सेविंग कितने रुपए सेव कर रहे हैं हाउस होल्ड डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि वो स्टार्टिंग में सेव कर रहे हैं -20, फिर 10 है, 0, 10, 20, तो इस तरीके से वो प्लान बना रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, डिफरेंट क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इस किससे पता लगा हमें, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हमें किससे पता लगा, APC के थ्रू पता लगा। ex-ante इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इसके अंदर फर्म प्लान करती है इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, फर्म ने प्लान किया किसके अकॉर्डिंग, इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी के अंदर, तो अमाउंट ऑफ आपकी ex-ante और प्लान इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द, जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, अभी बताया था ना बेटा इन्वेस्टमेंट डिमांड और ROI के बिटवीन में। तो ex-ante के अनदर नेम क्या हो सकता है, इंटेंडेड भी कह सकते हैं, प्लान्ड भी कह सकते हैं, वॉलंटरी और डिजायर्ड। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम किस किस को लेके आना है बेटा, हमें लेके आना है इक्विलिब्रियम ex-ante सेविंग और ex-ante इन्वेस्टमेंट, क्लियर, इन दोनों को इक्वल लेके आना है। ex-ante इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं तो ये देखिए, 1 मिनट बेटा, देखिए ये हो गया आपका, ये है क्लियर, 1 मिनट, ये आपका है, ये होता है आपका SS सेविंग फंक्शन,
और ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर आपकी सेविंग क्या है, 0 है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पर I इक्वल टू S हो गया। क्लियर? यहाँ पर आपकी क्या है, ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है ना बेटा, आपकी डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर सेविंग 0 है, और उसके बाद आपकी सेविंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ना बेटा। यहाँ पर ये जितनी भी है ये क्या स्टार्ट हो रही है, आपकी सेविंग हो रही है। तो जो भी सेविंग डन की जाती है हाउस होल्ड या इन्वेस्टमेंट डन की जाती है फर्म के द्वारा, सेवर और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। तो दोनों के दोनों जब डिफरेंट है तो डिफरेंट क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? सेविंग इज मेड, सेविंग क्या होती है बेटा, आपकी स्मॉल अमाउंट में हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, एक बिग अमाउंट में हो रही है। और सेविंग इज मेड फॉर फ्यूचर सर्टेन इवेंट, सेविंग हम किसके लिए करें, फ्यूचर सर्टेन इवेंट के लिए करें। इन्वेस्टमेंट किसके लिए करें, हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करें। तो ये था हमारा एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जो कि आर नॉट ऑलवेज इक्वल, वो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर नहीं होते हैं। दे आर ओनली एट एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, वहाँ पर वो इक्वल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट, एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोस्ट का मतलब देखिए एक्चुअल है, रियलाइज सेविंग है इकोनॉमी के अंदर जो ड्यूरिंग एक ईयर के अंदर हो रही है। सेम एज इट इन्वेस्टमेंट सेविंग के अंदर क्या होते हैं, सम टोटल ऑफ प्लान सेविंग और अनप्लान सेविंग, यानी सारी की सारी हमने क्या ली है, प्लान्ड और अनप्लान्ड सेविंग को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया। पोस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हो रही है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इक्वल होते हैं एट आल लेवल ऑफ इनकम, तो क्योंकि हम प्लान लेके चल रहे हैं ना। तो प्लान्ड वैल्यू वेरिएबल आर, जो भी हम प्लान लेके चलेंगे वो क्या होती है, हमारी एक्स एंटी मेजर होती है। एक्चुअल वैल्यू या रियलाइज वैल्यू होती है वो एक्सपोस्ट होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली दोनों के बीच में पता होना चाहिए, एक्स एंटी मीन्स आपकी प्लान, एक्सपोज मीन्स आपकी रियलाइज या एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इवन 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टडी कीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। चलिए, व्हाट यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली रेफर करती है सिचुएशन को इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, यानी जो पर्सन क्या है, विलिंग है और एबल है वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफ़िकल्टी, जिन्हें विदाउट एनी अनड्यू डिफ़िकल्टी के क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि सारे के सारे लोगों को काम मिल रहा है, यानी आपकी डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई नहीं है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर पाई जाती है ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी ये स्टैंड नहीं करती है कि 0 अनएम्प्लॉयमेंट या 100% एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो अब हैं हमारे बेसिकली 2 टाइप है फुल एम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल के अंदर क्या होती है बेटा, ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए, विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड देयर इन वर्क लीव वन, जब हम एक काम को छोड़ कर दूसरे काम पर जाते हैं। जैसे कि कोई एक लड़की है, मतलब उसकी शादी होगी, तो शादी होगी, लेडी है, उसकी शादी होगी, तो शादी होने के कुछ टाइम पीरियड तक वो काम नहीं करती है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद उसने फिर से जॉब कर ली है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में उसने लीव कर दिया काम, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम को सर्च कर रही हूँ, तो इसके बीच में मेरे पास कोई काम नहीं है,
तो वो कौन से वाला अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। वो बेसिकली किसके कारण से होता है? लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ वर्कर, या फिर आपकी न्यू मशीन आ गई है, इसके कारण भी हो सकता है। सेकेंड वन इज योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया बेटा? आपका जो काम करने का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि मिसमैच हो गया अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फोर्स, जिस तरह का वो काम मांग रहे हैं उस तरह का, और जो लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि बेटा क्या होने लग रहा है कि बैंक के अंदर क्या होते हैं, जो बैंक के अंदर जो पहले वर्कर थे वो क्या करते थे? मैनुअली वर्क करते थे। अब क्या होने लगा? कंप्यूटराइज। तो जिन पर्सनों को मैनुअली वर्क आता था, कंप्यूटराइज वर्क नहीं आता, तो वो क्या हो गए? एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो आपके कंप्यूटराइजेशन के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारे पर्सन अनएम्प्लॉयड। तो ये था आपका टॉपिक किसके रिगार्डिंग? एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट इट्स टाइप। लास्ट टॉपिक इज योर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? रेफर करती है बेटा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन जिसके अंदर इन विच ऑल दोज पीपल विलिंग है, एबल टू वर्क है, एग्जिस्टिव, बट डू नॉट गेट वर्क, परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है। यानी पीपल रेंडर अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस या अंडर कंपल्सन। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या जाता है, हम कभी भी जब टोटल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को काउंट करते हैं तो इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करते हैं। अब क्या बच गया बेटा? आपकी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री के अंदर क्या होते हैं कि कुछ पीपल होते हैं, सम पीपल वो आर अनविलिंग टू डू एनी, जो लोग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट है लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए है? क्योंकि ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एंड एग्जिस्टिंग वेजेस रेट। तो वो होता है आपका वॉलंटियर। जब उन्हें काम नहीं मिल रहा है, डज नॉट गेट वर्क, तो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। जब वो काम करने के लिए रेडी नहीं है तो वॉलंटरी। ये था आज का आपका टॉपिक। आज अब ये चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चलिए बेटा, ओके।